हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो दिस इज भावना पुरी। सो दोस्तों, आई होप आप लोग रेगुलरली वीडियोस को देख रहे हैं और जो टॉपिक वाइज में वीडियोस अपलोड कर रही हूँ आपके नीट के लिए यानी कि क्रैश कोर्स के लिए, वो सब भी आप ध्यान से देखें। उसके साथ साथ एनसीईआरटी को थॉरली पढ़ें और जितने भी एमसीक्यूज है या जो भी कोई हेल्प बुक आपने ली हुई है नीट के लिए, चाहे वो एमटीजी हो, फिंगर टिप्स हो या जो भी अलग अलग राइटर्स की एमसीक्यू की बुक आपके पास अवेलेबल है, आप चैप्टर पढ़ने के साथ ही उसके एमसीक्यू जरूर ट्राई करें। क्योंकि अगर आप डिले करोगे उस चैप्टर को पढ़ने के बाद और उसके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो जितना ज्यादा आप डिले करते होगे उतना ही आप चीजें भूलते रहोगे, राइट। क्योंकि एक बार आपने वो चैप्टर पढ़ लिया है तो उसके जो भी एमसीक्यूज को आप अटेम्प्ट करोगे तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा आपका, तो साथ साथ प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें मैं पूरा एंजियोस्पर्म जो टॉपिक है वो कवर करूंगी और एंजियोस्पर्म में हम 11th स्टैंडर्ड का जो चैप्टर नंबर 3 का पार्ट है वो भी करेंगे, साथ ही साथ 12th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 उन दोनों को भी आज इसी वीडियो में कवर करेंगे और उसमें से पूछे जाने वाले जितने भी नीट के क्वेश्चंस है वो सारे देखेंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं एंजियोस्पर्म्स को। बेसिकली जो एंजियोस्पर्म्स है वो क्या है, आपको ये याद रखना है, ये हाईएस्ट प्लांट्स होते हैं। एंजियोस्पर्म को फ्लावरिंग प्लांट्स कहा जाता है, एंजियोस्पर्म को फ्लावरिंग प्लांट्स कहा जाता है। इनके अंदर जो सीड्स होंगे वो सीड्स बिल्कुल कवर्ड होते हैं ओवरी की वॉल से, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, हाइयर प्लांट्स होते हैं। इनके अंदर दो क्लासेस आती हैं, विच इज कौन कौन सी वो दो क्लासेस, मोनोकोटिलीडोन एंड डाइकोटिलीडोन। तो जो मोनोकोटिलीडोन है इसका मतलब वन कोटिलीडोन होता है। कोटिलीडोन क्या है, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मोनो का मतलब 1 हो गया, डाई का मतलब 2 हो गया। अगर किसी भी सीड में एक सिंगल लीफ लाइक स्ट्रक्चर यानी कि सिंगल कोटिलीडोन प्रेजेंट है तो वो मोनोकॉट होता है, लेकिन अगर उसके पास दो कोटिलीडोन्स प्रेजेंट है तो वो डाइकॉट होता है, राइट। अगर इसके एग्जांपल ले तो आप व्हीट और राइस का एग्जांपल मोनोकॉट में पढ़ सकते हैं और डाइकॉट के अगर एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे तो ग्राम यानी कि चना हो गया, मैंगो भी डाइकॉट के अंदर ही आएगा, पी यानी कि मटर भी डाइकॉट के अंदर आती है ना। ऐसी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो कि आप मोनो और डाइकॉट की कैटेगरीज में पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नीट के रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से होते हैं, एंजियोस्पर्म। दूसरा जो मस्कुलर टिश्यूज है भाई, जाइलम और फ्लोएम, उनकी बात हो रही है। जो एंजियोस्पर्म में मिलने वाले जाइलम और फ्लोएम है वो किस तरीके से डिफर करेंगे जिम्नोस्पर्म से, राइट। ये मैं प्रीवियस वीडियो में भी बता चुकी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप बताइए कि जो एंजियोस्पर्म होते हैं इनके अंदर जो जाइलम है उसमें ट्रैकेट्स और वेसल्स दोनों प्रेजेंट होते हैं, ट्रैकेट्स और वेसल्स दोनों प्रेजेंट होंगे। जबकि जब हम जिम्नोस्पर्म के बारे में बात करते हैं तो वो उनके अंदर क्या नहीं होता, वेसल्स नहीं होती है। जिम्नोस्पर्म लैक वेसल्स, जिम्नोस्पर्म के पास वेसल्स नहीं होती हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर फ्लोएम के रिस्पेक्ट में आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, जो कि जिम्नो और एंजियो में डिफरेंस की बेसिस पर आता है, तो आपको याद रखना है कि जो फ्लोएम है इसमें क्या क्या चीज, जो ये एंजियोस्पर्म का फ्लोएम है बेसिकली उसके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होंगी। जैसे कि कंपेनियन सेल्स पढ़ा था आपने, सीव ट्यूब एलिमेंट पढ़ा था, है ना। तो ये दोनों क्या स्ट्रक्चर्स हैं जो कि फ्लोएम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो सीव ट्यूब एलिमेंट्स एंड कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स ये किसके अंदर प्रेजेंट है, एंजियोस्पर्म के फ्लोएम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, राइट। अब ये हमने बात कर ली है किसके बारे में, मस्कुलर टिश्यूज के बारे में, ठीक है। अब इसके साथ साथ आप देखोगे व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। तो आपको याद रखना है डबल फर्टिलाइजेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। डबल फर्टिलाइजेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म, ठीक है। जो साइंटिस्ट है जिन्होंने ये दी थी उनका नाम है नवाशीन, है ना। तो ये जो डबल फर्टिलाइजेशन है वो सिर्फ और सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट्स यानी कि एंजियोस्पर्म की ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो ये वो क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर वो बात करेंगे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कौन से होते हैं एंजियोस्पर्म के, ठीक है। तो भाई हमें पता है कि हम यहाँ पर एंजियोस्पर्म को डिटेल में पढ़ें तो एंजियोस्पर्म के अंदर जो एग्जांपल्स है वो पता होने चाहिए, है ना। जैसे कि वोल्फिया एक प्लांट है, फ्लावर है जो कि स्मॉलेस्ट होगा, एंजियोस्पर्म के अंदर आता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप साथ साथ देखोगे जो एंजियोस्पर्म है उसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर मैंने भी बताया डबल फर्टिलाइजेशन, लेकिन उसको डिटेल में पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि फ्लावर का स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उनका नाम क्या है, उनकी प्रॉपर लेबलिंग, ठीक है। और जब भी रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो इसमें डबल फर्टिलाइजेशन को हम पढ़ते हैं उसका जो स्ट्रक्चर आप देखोगे उसमें
इसमें जो एम्ब्रियोसैक है उसकी लेबलिंग भी आपसे पूछी जाती है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं एंजियोस्पर्म को डिटेल में पढ़ना। तो यह जो फ्लावरिंग प्लांट्स है इनके अंदर जो फ्लावर का स्ट्रक्चर है उसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो देखिए किसी भी फ्लावर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट होंगे इसके पास। अगर कोई फ्लावर बाइसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल का मतलब क्या है, मेल और फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है। तो ये हमने एक बाइसेक्सुअल फ्लावर बनाया है जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होंगे। ठीक है, ये मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जिसको क्या कहा जाता है, स्टेमन कहा जाता है। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर या मेल सेक्स ऑर्गन को स्टेमन कहेंगे। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। एंथर एंड फिलामेंट ये मैं आपको नहीं बताना चाहती डिटेल में, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि क्वेश्चंस कौन से आएंगे। तो क्वेश्चन क्या आ रहा है यहाँ पर, पूछा जाता है कि प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट, द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट इज अटैच्ड टू, जो ये फिलामेंट का प्रॉक्सिमल एंड है वो किस चीज से अटैच्ड होगा। तो आपको आंसर में बताना है थैलेमस से अटैच्ड होता है। किस चीज से अटैच्ड होता है, थैलेमस से अटैच्ड होता है, या फिर ये हो सकता है कि वो पैटर्न से भी अटैच्ड हो। ठीक है, अटैच्ड टू किस चीज से अटैच्ड है, थैलेमस, अटैच्ड टू थैलेमस, ये आपको याद रखना है। तो ये हो गया मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जिसको हमने स्टेमन बोला। अब इसको फटाफट से डिटेल में देख रहे हैं। या जो एंथर है ये कुछ इस तरीके से होता है। एंथर कैसा है, कुछ इस तरीके से। आप देख रहे हो कि इसके अंदर दो लोब्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो एक लोब होगा तो सिंगल यानी कि यूनि, लेकिन दो लोब्स है तो उसको बाइलोब कहा जाता है। तो क्योंकि एंथर में दो लोब्स होते हैं इसलिए इसको बाइलोब कहा जाता है। और हर एक लोब में ये एक चैम्बर, ये दूसरा चैम्बर, दो चैम्बर प्रेजेंट है। तो इस तरीके से पूरे एंथर में चार चैम्बर प्रेजेंट हो गए, है ना। तो अगर एक लोब में दो चैम्बर प्रेजेंट हैं तो उसको चैम्बर को थीका बोला जाता है और उन चैम्बर्स को डायथीकस क्या बोलते हैं। एंथर कैसा है, बाइलोब है या फिर डायथीकस है, करेक्ट। अब यहाँ पर क्या होगा, एंथर एक साइट है जहां पर मेल गैमेट्स यानी कि जो पॉलन ग्रेन है जो कि कैरी कर रहे हैं मेल गैमेट्स को, उनकी फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर पूरा का पूरा एंथर था। नीचे की तरफ क्या है, फिलामेंट जा रही है। फिलामेंट क्या है, ट्यूबुलर पार्ट होता है। अभी जो एंथर है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इसमें आप ये देखोगे कि एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन के डेवलपमेंट का प्रोसेस चलता है। और एंथर में यहाँ पर बहुत सारी लेयर्स प्रेजेंट है। जो चारों लेयर्स है वो आपको याद रखनी है। चारों लेयर्स के नाम आपको पता होने चाहिए, वो कौन कौन सी लेयर होती है। और सबसे इंपॉर्टेंटली जो इनर मोस्ट लेयर है यानी कि जो टेप्टम है उसका फंक्शन आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ये पूरा जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है ये डायथीकस है। दीज आर थीका। हर एक थीका आगे चल के डेवलप हो जाता है किसमें, माइक्रोस्पोरेंजियम में। ये पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, माइक्रोस्पोरेंजियम। अब इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर की डेवलपमेंट हो रही थी, है ना। तो हमने इसका नाम माइक्रोस्पोरेंजियम रख दिया। कौन कौन सी लेयर्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगी, और सबसे इंपॉर्टेंटली कौन सी लेयर की हम बात कर रहे हैं, टेप्टम के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि किसी भी एंथर के अंदर, किसी भी माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर इनर मोस्ट लेयर होती है। और टेप्टम का जो मेन फंक्शन है वो यहाँ पर जो भी क्या होगा, यहाँ पर किसकी डेवलपमेंट होगी, पॉलन ग्रेन की डेवलपमेंट होगी। तो ये नरिशमेंट प्रोवाइड करवाता है पॉलन ग्रेन को। ये क्या काम करेगा, प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू डेवलपिंग पॉलन ग्रेन, टू डेवलपिंग पॉलन ग्रेन। साथ साथ ये हेल्प करता है सर्टेन एंजाइम्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो कि जरूरी होते हैं इनकी मतलब नरिशमेंट के लिए या डेवलपमेंट के लिए। ये क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा कुछ एंजाइम्स को, प्रोड्यूस करेगा सर्टेन एंजाइम्स को। ठीक है, और ये वॉल जो सराउंडिंग में वॉल्स है उनकी फॉर्मेशन भी करवाता है। ठीक है, वॉल फॉर्मेशन भी करवाएगा प्रोटीन्स या एंजाइम्स को प्रोड्यूस करके, है ना। लेकिन अगर टेप्टम के अलावा जो बाकी लेयर्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे तो वो क्या काम करती है, सिर्फ प्रोटेक्शन का फंक्शन करती है। उनका काम है मेन प्रोटेक्टिव इन नेचर, है ना। यहाँ पर आप देखोगे सभी माइक्रोस्पोरेंजियम के बिल्कुल सेंटर में ये एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है जिसको स्पोरोजीनियस टिश्यू कहते हैं। स्पोरोजीनियस टिश्यू के अंदर जितने भी सेल्स होते हैं वो डिप्लॉइड सेल्स होते हैं यानी कि 2n, सारे डिप्लॉइड सेल्स होंगे और उनको 2n कहा जाएगा। ये मियोसाइट्स भी हो सकते हैं या फिर इनको कहा जाता है माइक्रोस्पोर मदर सेल। आपसे पूछेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल की प्लॉइडी बताइए, तो ये क्या है, 2n है यानी कि ये डिप्लॉइड है। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है इसमें कि जो थैलेमस है, जो फिलामेंट है वो किससे अटैच्ड है, अटैच्ड टू द थैलेमस या फिर बेस ऑफ द पेटल्स। दूसरा क्वेश्चन, टेप्टम का क्या फंक्शन है, तो आप बताओगे नरिशमेंट प्रोवाइड करवाता है डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स को, कुछ एंजाइम्स को रिलीज करेगा और वॉल फॉर्मेशन में भी हेल्प करेगा। फिर सेंटर में जो स्पेशलाइज्ड टिश्यू है उसका नाम स्पोरोजीनियस टिश्यू।
स्पोरोजेनियस टिश्यू के अंदर जितने भी सेल्स हैं उनका नाम क्या है? एमएमसी, मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल, है ना। और इनकी प्लॉइडी क्या होती है? 2n, यानी कि डिप्लॉइड होते हैं। ये समझ में आ रहा है किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, यानी कि स्टेमन। स्टेमन का एक पार्ट है एंथर, जिसको हमने डिटेल में पढ़ा। एंथर में 2 लोब्स है, 1 2, इसको बायलोब बोल दिया। हर एक लोब में 2 थीका है तो डायथीकस हो गया, ठीक है। ये थीका आगे चल के बदल जाता है माइक्रोस्पोरेंजियम में, तो 1 2 3 4 माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होंगे किसी भी एक एंथर में, ठीक है। यहाँ पर जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है ये क्या करेगा? ये मियोसिस करेगा और 4 हैप्लॉइड स्पोर्स की फॉर्मेशन करेगा, जिन स्पोर्स को हमने पॉलन ग्रेन का नाम दिया था। और हर एक पॉलन ग्रेन में 2 मेल गैमेट्स होते हैं, ये आपको याद रखना है। तो पहले मैंने बोला कि जब भी माइक्रोस्पोर टेट्राड की फॉर्मेशन होगी, माइक्रोस्पोर टेट्राड, टेट्राड का मतलब क्या हो गया? 4 माइक्रोस्पोर्स बन गए। ये चारों माइक्रोस्पोर किस चीज में डेवलप कर रहे हैं? पॉलन ग्रेन्स में डेवलप कर रहे हैं। अच्छा, आप मुझे बताइए मेल गैमेट और पॉलन ग्रेन में कोई डिफरेंस है या नहीं? बिल्कुल है। मेल गैमेट्स को कैरी करने वाला जो स्ट्रक्चर है वो पॉलन ग्रेन है, तो हम पॉलन ग्रेन को मेल गैमेट नहीं बोलेंगे, हम पॉलन ग्रेन को मेल गैमेटोफाइट बोलेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमें यहाँ से मिल गया, मेल गैमेटोफाइट किसे कहते हैं? तो मेल गैमेटोफाइट बाय कहा जाता है पॉलन ग्रेन्स को, ठीक है। तो जो पॉलन ग्रेन है उसके स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, जो पॉलन ग्रेन की आउटर मेम्ब्रेन है वो रेजिस्टेंट है, वो हाई टेम्परेचर में, एसिड में, अल्कलाइन मीडियम में, पीएच में आराम से एग्जिस्ट कर सकती है, किसी हार्डेस्ट सब्सटेंस से मिलकर बनी हुई है, ऐसा ऑर्गेनिक मैटर जिसको मतलब ब्रेक डाउन या डिकम्पोज नहीं किया जा सकता। तो उस ऑर्गेनिक मैटर का नाम क्या है? उस ऑर्गेनिक मैटर का नाम है स्पोरोपोलेनिन। पॉलन ग्रेन की आउटर मोस्ट लेयर को एक्साइन कहते हैं। वो लेयर बनी हुई है किससे? स्पोरोपोलेनिन से, जो हार्डेस्ट ऑर्गेनिक मैटर है, स्पोरोपोलेनिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पॉलन ग्रेन की आउटर मोस्ट लेयर का नाम है एक्साइन, किससे बनी हुई है? स्पोरोपोलेनिन से। अगला क्वेश्चन, वो कौन सी जगह है जहां पर एक्साइन प्रेजेंट नहीं होती? इस जगह को हम क्या कहते हैं? जर्म पोर। इस जगह को हम क्या कहते हैं? जर्म पोर। ऐसा क्यों है? क्योंकि यही वो साइट है जहां से पॉलन ट्यूब की एक्सटेंशन होती है, यही वो साइट है जहां से पॉलन ट्यूब की एक्सटेंशन होगी। अब यहाँ पर इनर लेयर भी तो होगी, उसका नाम क्या होगा? भाई जब बाहर वाली लेयर एक्साइन है तो इनर वाली लेयर एंटाइन होगी, इंटाइन, INTINE, है ना। और वो पैक्टिन और सेलुलोज से बनी होगी। तो उसके साथ साथ आप देखोगे यहाँ पर ये एक जनरेटिव सेल है और ये बड़ा सा वेजिटेटिव सेल है। तो पॉलन ग्रेन 2 सेल वाली स्टेज में हो सकते हैं। कौन कौन से 2 सेल्स हैं? एक वेजिटेटिव सेल है और एक जनरेटिव सेल है। क्या डिफरेंस है इन दोनों में? आपको ये बताना है कि जो वेजिटेटिव सेल होगा वो लार्ज होता है, अबंडेंट फूड को स्टोर करके रखेगा, है ना, और वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवा रहा है एक तरीके से। लेकिन ये जो छोटा सा जनरेटिव सेल आपको दिख रहा है वो क्या काम करेगा? क्या उसके अंदर कोई डिवीजन होती है? जी बिल्कुल होती है। वो आगे चल के माइटोसिस करेगा और 2 नए सेल्स में डेवलप कर जाएगा। दिस इज वेजिटेटिव सेल एंड दिस इज जनरेटिव सेल। जनरेटिव तो वेजिटेटिव लार्ज होगा, अबंडेंट फूड को स्टोर करेगा, है ना, और सबसे ज्यादा डेंस साइटोप्लाज्मिक वेजिटेटिव सेल होता है। जबकि जनरेटिव सेल स्पिंडल शेप्ड है, स्पिंडल शेप्ड है और फ्लोट करता है वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में, फ्लोट करेगा वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में, राइट। तो ये 2 ही सेल्स है तो 2 सेल स्टेज हो गई। लेकिन ऐसा भी देखा जाएगा कि लगभग, जैसे कि मैं बात करूं, 60% तो ऐसे एंजियोस्पर्म है जिसमें 2 सेल स्टेज हो गई, लेकिन 40% ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर ये जनरेटिव सेल डिवाइड करता है। पूछेंगे कैसे डिवाइड करेगा? आप बताएंगे माइटोसिस करेगा। माइटोसिस मतलब इक्वल डिविजन। ये जनरेटिव सेल डिवाइड करेगा माइटोटिकली, माइटोसिस करेगा, तो किस में बढ़ जाएगा? 2 सेल्स में, एंड दीज आर दी मेल गैमेट्स। तो बाकी जो 40% एंजियोस्पर्म है, 1 2 3, वो 3 सेल स्टेज में हो सकते हैं। 3 सेल कैसे बनेंगे? जब जनरेटिव सेल माइटोसिस करके डिवाइड करे, राइट। तो ये आपको याद रखना है। ये हमने पूरा जो प्रोसेस पढ़ा था माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन का, दिस इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये एंथर के अंदर होगा, माइक्रोस्पोर टेट्राड की फॉर्मेशन होगी, चारों के चारों पॉलन ग्रेन में बदल जाएंगे। पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर आपने देख लिया है। ये मेल गैमेटोफाइट होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस स्पोरोपोलेनिन है, जिससे पॉलन ग्रेन की आउटर मोस्ट लेयर बनी हुई है, ठीक है। और इनर लेयर का नाम इंटाइन है, जो कि सेलुलोज और पैक्टिन से मिलकर बनी हुई है। ये आपको याद रखना है, ठीक है।
अब अगर हम आगे इनके बारे में बात करते हैं तो एक एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी में गिवन है 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए, जिसमें पार्थेनियम का नाम गिवन है। तो वो जो पार्थेनियम है वो क्या है, उसको कैरेट ग्रास कहते हैं। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि एग्जाम्पल आप ऐसा बताइए जो कि पॉलन एलर्जी करवा सके। तो पार्थेनियम यानी कि कैरेट ग्रास रिस्पॉन्सिबल है पॉलन एलर्जी करवाने के लिए। वो कैसे आई इंडिया में, वो कंटामिनेटेड, एक तरीके से कंटामिनेशन था, वीट के साथ आ गई थी। वो वीट को जब इम्पोर्ट किया जा रहा था, तो जो पार्थेनियम है इसको आप एलियन स्पीशीज की तरह भी मान सकते हो, कोई फॉरेन स्पीशीज है जो घुस गई है और नुकसान पहुंचाना उसने शुरू कर दिया। ठीक है, क्या करवाती है, पॉलन एलर्जी, यानी कि हे फीवर का भी एग्जाम्पल इसमें ले सकते हो। तो पार्थेनियम का हमने उसमें एग्जाम्पल पढ़ लिया। तो ये हमने किसके बारे में बात की है, मेल के बारे में। ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ लिया। तो ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल था वो क्या था, डिप्लॉइड था। आपसे सीक्वेंस पूछेंगे, सबसे पहले माइक्रोस्पोरेंजियम, उसके अंदर स्पोरोजीनियस टिश्यू, फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल, फिर क्या बने माइक्रोस्पोर, देन पोलन ग्रेन्स, और फिर उसके अंदर क्या है, मेल गैमेट्स। ये पूरा सीक्वेंस आपको याद रखना है। करेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं, फटाफट से बात करते हैं फीमेल के बारे में। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होगा, ये जो डायग्राम, जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। इसको पिस्टिल या कार्पल कहा जाता है, पिस्टिल या कार्पल कहा जाता है। ठीक है, तो जो भाई जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, इसके भी तो कुछ पार्ट्स होंगे। तो यहाँ पर ये 3 पार्ट्स होते हैं इसके, जिसको स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी कहते हैं। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी कहा जाता है। अब इन सबके इंडिपेंडेंटली फंक्शंस होंगे कुछ। अब वो क्या क्या फंक्शंस है फटाफट से देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लेबलिंग कर देती हूँ, दिस इज स्टिग्मा, है ना, उसके बाद स्टाइल एंड देन ओवरी। अब ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है ओव्यूल, ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है ओव्यूल। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो स्टिग्मा है वो एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगा। किस चीज के लिए, ताकि जो एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन बने हैं वो ट्रांसफर होके स्टिग्मा तक आ सके। फिर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, क्योंकि पॉलन ग्रेन के अंदर तो मेल गैमेट्स प्रेजेंट है। तो ये जो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा है, इसको हम पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, देखिए ये तो मैंने बाइसेक्सुअल फ्लावर बनाया था, जिसमें मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक ही फ्लावर में है। तो जब भी सेम फ्लावर में पॉलिनेशन होती है तो उसको हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, और इसमें कोई भी वेरिएशन नहीं आती है। राइट, लेकिन अगर अलग अलग फ्लावर्स होते, मेल और फीमेल फ्लावर अलग होता है ना, तो वो होती तो क्रॉस पॉलिनेशन। बट अगर वो दोनों मेल और फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट में प्रेजेंट होते तो क्या कोई वेरिएशन आती, नहीं आती। तो एक तरीके से वो फंक्शनली तो क्रॉस पॉलिनेशन है, बट जेनेटिकली वो क्या होता, सेल्फ पॉलिनेशन होता, और उसको जिटनोगैमी कहा जाता है। ये मैं भी डिस्कस करूंगी। पहले मैंने आपको ये बताया कि जो स्टिग्मा है वो एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगा टू रिसीव द पॉलन ग्रेन्स। फिर वो जो पॉलन ग्रेन यहाँ पर आया है, मैंने बताया था जंप पोर, जहां पर एग्जाइम एब्सेंट होता है, वहां से क्या बनेगी, पॉलन ट्यूब बनेगी। ये पॉलन ट्यूब है। तो स्टिग्मा ने एक्सेप्ट किया पॉलन ग्रेन को, स्टाइल ने पॉलन ट्यूब को एंट्री करवा दी। कहां पर चले गया, ये ओव्यूल के अंदर। ठीक है, अब जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, एक तो जंपोर वाला क्वेश्चन होगा जहां से पॉलन ट्यूब बनेगी। अब ओव्यूल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपके एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है एनाट्रोपस ओव्यूल का, कुछ इस तरीके से वो जो डायग्राम है आपके एनसीईआरटी में गिवन है। मैं वो डायग्राम यहाँ पर बना देती हूँ। तो इस डायग्राम से काफी सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो हम यहाँ पर फटाफट से इसको डिस्कस कर रहे हैं। देखिए अब इसमें से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर तो लेबलिंग आपको पता होनी चाहिए, ये क्या है, ये इसके अंदर एम्ब्रियो सैक होगा, एम्ब्रियो सैक। आपको याद रखना है ओव्यूल कैरीज द एम्ब्रियो सैक, ऐसे नहीं कि एम्ब्रियो सैक के अंदर ओव्यूल होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, आउटर इंटीग्यूमेंट, इनर इंटीग्यूमेंट, दोनों लेयर प्रेजेंट है। यहाँ पर कुछ सेल्स होंगे, है ना, ये जो सेल्स होते हैं यहाँ पर, इन सेल्स को क्या कहा जाता है, न्यूसेलस कहा जाता है। दीज सेल्स आर कॉल्ड न्यूसेलस। ठीक है, अब ये आउटर इंटीग्यूमेंट थी और ये इनर इंटीग्यूमेंट थी। अब जो क्वेश्चन नीट का हम डिस्कस करें वो ये है, जब भी फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो जो ओव्यूल है वो किस में बदलेगा। जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो देखो जो ओव्यूल होता है वो सीड में बदल जाता है, जो ओवरी होती है वो फ्रूट में बदल जाती है ना, और जो ओवरी की वॉल होती है वो फ्रूट की वॉल में तो बदलेगी भाई, आउटर मोस्ट लेयर में तो बदलेगी, और उस लेयर को हम क्या कहते हैं, पेरिकार्प कहते हैं, पेरिकार्प कहा जाता है। ठीक है, लेकिन फिर ये जो ओव्यूल के चारों तरफ आउटर और इनर इंटीग्यूमेंट है, इनका क्या काम है, कोई ना कोई फंक्शन तो होगा। जब पूरा ओव्यूल सीड में बदल रहा है तो ये जो
जो बाहर की लेयर्स है वो सीड के कवर में तो बदलेंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आउटर इंटीग्यूमेंट है और जो इनर इंटीग्यूमेंट है ये सीड कोट में बदल जाती है, ये सीड कोट में बदल जाती है। और जो आउटर वाली लेयर है उस सीड वो जो लेयर में बदलेगी वो टेस्टा होती है, जो अंदर वाली लेयर है वो टेगमेन होती है। टेस्टा टेगमेन, ये आपको याद रखना है। आउटर इंटीग्यूमेंट टेस्टा में और इनर इंटीग्यूमेंट टेगमेन में, ये क्या है, सीड कोट के नाम है, इसमें बदल जाते हैं। ओव्यूल सीड में, ओवरी फ्रूट में, और ओवरी की वॉल को यानी कि फ्रूट की वॉल कहा जाएगा पेरिका। करेक्ट, ये हमें समझ में आ गया। अब क्या क्वेश्चन आपसे इसमें से पूछा जाएगा, पूछेंगे कि यहाँ पर जो पोर प्रेजेंट होता है वो कौन सी साइट है, ये माइक्रोपाइलर रीजन है, दिस इज माइक्रोपाइल। अब पूछेंगे इस पोर का फंक्शन क्या होगा, फ्रॉम वेयर द, जो भी ऊपर से यहाँ पर पॉलन ट्यूब आती है, टेक्स द एंट्री। ये जो माइक्रोपाइल है ये इसका फंक्शन क्या होगा, माइक्रोपाइल का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या करेगा, वो पॉलन ग्रेन को, जो पॉलन ग्रेन थे ना उसमें से जो ट्यूब बन रही थी उसमें से मेल गैमेट्स की एंट्री देगा, है ना। साथ साथ ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो यही है कि ये अलाउ करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस को। तो ये चीजें आपको याद रखनी है कि ये जो एम्ब्रियो सैक है इट इज प्रेजेंट क्लोज टू माइक्रोपाइल एंड या फिर चैलिजल एंड। तो आपको याद रखना है दैट ये जो एम्ब्रियो सैक है इट इज प्रेजेंट क्लोज टू माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है, ऐसा क्यों है, माइक्रोपाइल की तरफ क्यों है, क्योंकि वहां पर एक तो ओपनिंग होगी माइक्रोपाइलर पोर, वो ओपनिंग एक तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करवाएगी, दूसरा जो मेल गैमेट्स होते हैं वो उसी ओपनिंग से एंट्री लेते हैं, जो मेल गैमेट्स होते हैं वो उसी ओपनिंग से एंट्री लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, ध्यान सुनिए, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, स्टॉक पे मैं जोर डाल रही हूँ क्योंकि जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा नीट में उसमें यही पूछेंगे जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर ओव्यूल में प्रेजेंट होता है वो क्या है, तो आप बताएंगे वो फ्यूनिकल है, वो स्ट्रक्चर क्या है, फ्यूनिकल है। अब इस पूरे ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच में ये जो पोर्शन है जो एक जंक्शन की तरह काम करेगा उसको हाइलम कहा जाता है। फ्यूनिकल यानी कि जो ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर है और ये जो पूरा ओव्यूल है इन दोनों के बीच में एक जंक्शन है जिसको हम हाइलम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देख लिया। अब अगर मैं इस एम्ब्रियो सैक के बारे में बात करूं तो देखो सिंपल सी बात है, इसकी भी जो फॉर्मेशन हुई होगी उसमें कोई ना कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस तो होगा। अब वो क्या प्रोसेस था, जब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा तो तब हमने देखा था कि 4 माइक्रोस्पोर बन रहे थे। अब यहाँ पर मेगास्पोरोजेनेसिस होगा क्योंकि यहाँ पर फीमेल के बारे में बात करें तो मेगा वर्ड यूज कर रहे हैं, यहाँ पर मेल के बारे में बात कर रहे थे तो माइक्रो वर्ड यूज कर रहे थे, राइट। अब देखते हैं फटाफट से ऐसा कैसे हो रहा है। होगा क्या, जो ओवरी के अंदर कुछ स्पेशलाइज सेल्स होते हैं डिप्लॉइड सेल्स 2n, उनको हम क्या बोलते हैं, वो जो 2n डिप्लॉइड सेल्स है मियोसाइट्स, उसको मदर सेल बोलते हैं। और जहां पर भी मियोसाइट वर्ड आएगा आपको ये याद रखना वो डिप्लॉइड होते हैं यानी कि 2n होते हैं, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम उनके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर जो मेगास्पोरस की फॉर्मेशन कैसी हुई फटाफट से एक बार देख लेते हैं, मैं इसको रब कर रही हूँ। तो जो मेगास्पोर है वो मेगास्पोरेंजियम पूरा स्ट्रक्चर होगा, उसमें से जाकर फॉर्म हुआ होगा। तो देख लेते हैं एक बार फटाफट से। यहाँ पर हमारे पास मेगास्पोर मदर सेल है, मेगास्पोर मदर सेल, दिस इज द मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, कुछ इस तरीके से इसकी अरेंजमेंट है। जब ये मेगास्पोर मदर सेल जो कि 2n यानी कि डिप्लॉयड है, जब ये मियोसिस 1 करेगा तो क्या होगा, फिर 2 हैप्लॉइड सेल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, ये भी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ये भी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, अब यहाँ पर मियोसिस 2 हो रही है, जब भी मियोसिस 2 होगी तो हमारे पास 4 हैप्लॉइड सेल्स आएंगे, तो हमारे पास यहाँ पर n 4 हैप्लॉइड सेल्स आ गए। लेकिन ड्यू टू द डिफिशियंसी यानी कि कमी होने की वजह से न्यूट्रिशन की, तो इन चारों में से जो 3 होते हैं मेगास्पोर्स वो डीजनरेट कर जाते हैं। तो यहाँ पर ये था मेगास्पोर मदर सेल जिसने मियोसिस 1 की, 2 मेगास्पोर बने। जैसे मियोसिस 2 हुई 4 मेगास्पोर बन गए और उन 4 मेगास्पोर में से 3 डीजनरेट हो जाते हैं क्योंकि इनके पास न्यूट्रिशन की कमी होती है। ये जो मेगास्पोर हमारे पास बचा है आगे चल के फर्दर माइटोटिकली डिवाइड करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो n नंबर ऑफ क्रोमोसोम था जब ये माइटोसिस करेगा तो माइटोटिकली जब भी ये डिवाइड करेगा तो यहाँ पर आप देखिए 2 हैप्लॉइड सेल्स ही रहेंगे क्योंकि इक्वेशनल डिवीजन होती है। अब जब माइटोसिस 2 होगी, नेक्स्ट दोबारा से माइटोसिस होगी तो हमारे पास 4 यहाँ पर सेल्स आ गए हैं, फिर दोबारा से एक और वर्क कर रहे हैं तो 8 सेल्स आ गए। अब ये 8 के 8 सेल्स अपने आप को रीअरेंज कर लेते हैं एम्ब्रियो सैक के अंदर, इस स्ट्रक्चर के अंदर यानी कि एम्ब्रियो सैक के अंदर। अब वो कैसे रीअरेंज करेंगे अपने आप को, और जो क्वेश्चन नीट वाला है इसमें से वो ये है मियोसिस कितनी बार होती है और माइटोसिस कितनी बार।
तो मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ कि जो मियोसिस है वो 2 बार होती है, लेकिन जो माइटोसिस है वो 3 बार होगी। मियोसिस 2 बार होती है, लेकिन जो माइटोसिस है वो 3 बार होती है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर जो एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसमें प्रॉपर लेबलिंग किस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ। ये जो आठों के आठों सेल्स है ना, जब ये रीअरेंज हो रहे होते हैं तो कुछ इस तरीके से लगेंगे। ये तीनों एंटीपोडाल्स होते हैं, ये तीनों सेल्स क्या कहलाते हैं, एंटीपोडाल्स। इन सभी के अंदर हैप्लॉइड यानी कि n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, राइट। यहाँ पर प्रेजेंट होगा सिनर्जिड्स, जिसके अंदर फिलीफॉर्म अपैरेटस प्रेजेंट होता है। यहाँ पर प्रेजेंट है एग सेल, लेकिन सेंटर में जो दोनों सेल्स थे वो आपस में हो गए फ्यूज। तो जब वो आपस में फ्यूज हो जाएंगे तो सेल्स हो गए 7, लेकिन न्यूक्लियस तो फ्यूज नहीं हुए, न्यूक्लियस तो अभी भी 8 है। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन ये जो सेंट्रल सेल है इसको एक ही कंसिडर किया जाता है। इसलिए क्वेश्चन आपसे पूछेंगे क्या कंडीशन होती है उसमें, जो मैच्योर एम्ब्रियो सैक है, तो आप बताएंगे 7 सेल 8 न्यूक्लियस, 7 सेल्स 8 न्यूक्लियस स्टेज होती है उसके अंदर, है ना। अब ये जो यहाँ पर क्या स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या कहते हैं, तीनों को एंटीपोडाल्स कहते हैं। एंटीपोडाल्स ये कौन सी तरफ प्रेजेंट होती है, चैलिसल एंड की तरफ प्रेजेंट होते हैं, चैलिसल एंड की तरफ। इसका मतलब ये हुआ, इस स्ट्रक्चर को उल्टा घुमा के मैं यहाँ पर इसके अंदर फिक्स करूं तो ये चैलिसल एंड होगा और ये हिस्सा ऊपर की तरफ जाएगा, माइक्रोपाइल, है ना। चलो तो ठीक है, ये चैलिसल एंड हो गया, तो फिर ये कौन सा हुआ, ये माइक्रोपाइलर रीजन हो गया। अब यहाँ पर जो माइक्रोपाइल रीजन है, इसमें आप देखेंगे देयर आर सम फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन द सिनर्जिड्स। तो 2 क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं नीट के। पहला क्वेश्चन, फिलीफॉर्म अपैरेटस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, किसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फिलीफॉर्म अपैरेटस, तो सिनर्जिड आपका आंसर होगा। दूसरा, द फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म अपैरेटस इज टू, क्या फंक्शन है, टू गाइड द पॉलन ट्यूब। भाई यहाँ से जो पॉलन ट्यूब आएगी यही तो फिलीफॉर्म अपैरेटस है जो उसको गाइड करेंगे, और सिनर्जिड्स के थ्रू वो दोनों मेल गैमेट्स को इस एम्ब्रियो सैक के अंदर रिलीज करवा देंगे। ठीक है, तो लेबलिंग कर लेते हैं। दीज टू आर सिनर्जिड्स, इन दोनों को सिनर्जिड्स कहा जाता है। यहाँ पर ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या है, फिलीफॉर्म अपैरेटस होते हैं। ये स्ट्रक्चर क्या है, दिस इज एग सेल, और इन तीनों को मिला के एग अपैरेटस कहा जाता है। एग सेल को और दोनों सिनर्जिड्स को मिलाकर टोटल 3 हो गए, इन तीनों को मिलाकर एग अपैरेटस कहा जाता है। एग अपैरेटस में कितने सेल्स हो गए, 3, ठीक है, तो वो 3n भी कंसिडर कर सकते हैं उसको। अब यहाँ पर हम सेंट्रल सेल की बात कर रहे हैं, इसमें 2 न्यूक्लियस है विच आर कॉल्ड पोलर न्यूक्लियर। इनको क्या कहा जाता है, पोलर न्यूक्लियर। ये समझ में आ रहा है। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, फिलीफॉर्म अपैरेटस किसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। दूसरा क्वेश्चन है फिलीफॉर्म अपैरेटस का फंक्शन क्या है। थर्ड क्वेश्चन क्या बनेगा, पूछेंगे कि जो सिनर्जिड्स और एंटीपोडाल्स है इनका क्या होता है जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है। आप बताएंगे वो डीजेनरेट हो जाते हैं। जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाएगी जो सिनर्जिड्स है और ये एंटीपोडाल्स है ये डीजेनरेट हो जाते हैं। लेकिन फिर एग का और पोलर न्यूक्लियर का क्या होगा, तो मैं बता देती हूँ। जब फर्टिलाइजेशन होने वाली होती है तो पॉलन ट्यूब ने 2 मेल गैमेट्स को रिलीज किया था इसके अंदर। पॉलन ट्यूब ने 2 मेल गैमेट्स को रिलीज किया था। एक मेल गैमेट आके फ्यूज कर जाता है एग के साथ, तो यहाँ पर n और n 2n बन जाएगा विच इज जायगोट। यहाँ पर 2n क्या बन गया, जायगोट बन गया। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर देखोगे दूसरा मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियर से फ्यूज करेगा, तो यहाँ पर 3n बन जाएगा। ये 3n क्या है, दिस इज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि आप बताइए ट्रिपल फ्यूजन क्या है या सिंगेमिक है। जब ये मेल गैमेट और ये फीमेल गैमेट यानी कि एग सेल फ्यूज करेगा तो उसको सिंगेमिक बोलेंगे, लेकिन जब ये 3 न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करते हैं इसको ट्रिपल फ्यूजन कहा जाता है, ट्रिपल फ्यूजन कहा जाता है। और क्योंकि 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रही है तो डबल फर्टिलाइजेशन हो गया। अब इसके साथ आप देखोगे ये जो एंडोस्पर्म है PEN, इसका क्या फंक्शन है। तो 2 तरीके के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। एक तो ये है कि जो कोकोनट वाटर होता है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा। जो कोकोनट वाटर है वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म को रिप्रेजेंट करता है। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कैसे, देखो जब कोकोनट वाटर की फॉर्मेशन हो रही थी तो जो एंडोस्पर्म था ना उसके बार बार डिवीजन हो रही है, माइटोसिस करता जा रहा है, माइटोसिस करता जा रहा है, तो उसका जो न्यूक्लियस था वो बार बार डिवाइड कर रहा है, तो ये हो गया फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। लेकिन जो वो व्हाइट वाला पोर्शन होता है ना, व्हाइट कर्नल जो खाने वाला पार्ट होता है कोकोनट के अंदर, गोले के अंदर, उसको वो क्या है, फिर वो किसको रिप्रेजेंट करता है, तो जो व्हाइट कर्नल होता है कोकोनट का वो रिप्रेजेंट करेगा सेल्यूलर एंडोस्पर्म को। जो व्हाइट कर्नल होता है कोकोनट का वो रिप्रेजेंट करता है सेल्यूलर एंडोस्पर्म, सेल्यूलर एंडोस्पर्म। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन इस टॉपिक से क्या बनेगा,
कि जो एंडोस्पर्म है वो हमेशा जायगोट से पहले क्यों बनेगा, है ना। Why is the development of endosperm preceded by zygote, या जायगोट से पहले एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन क्यों हो रही है। देखिए यहाँ पर जो एंडोस्पर्म का मेन फंक्शन है टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू दी जायगोट, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने का काम एंडोस्पर्म का ही होता है, इसीलिए पहले एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन होगी, बाद में जायगोट की डेवलपमेंट स्टार्ट होगी, राइट। अब जिम्नो और एंजियो में एंडोस्पर्म के बेसिस पर डिफरेंस पूछा जाता है। आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बताया था, जिम्नोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म होता है वो हैप्लॉइड होता है, मतलब n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, लेकिन यहाँ पर जो एंडोस्पर्म बना है वो कैसा है 3n, यानी कि ट्रिपल। तो ये क्वेश्चन हमसे कई बार पूछा गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके रिस्पेक्ट में, तो नीट के लिए आपको इसमें से सारे क्वेश्चन अच्छे से पढ़ने। तो अब देखते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चंस है जो कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। देखो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या हो रहा था, माइक्रोस्पोर टेट्राड बन रहे थे जो कि आगे चल के पॉलन ग्रेन में डेवलप कर जाता है। तो पॉलन ग्रेन से रिगार्डिंग क्वेश्चंस मैंने आपसे भी पूछे, और क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं पॉलन ग्रेन के रिगार्डिंग में, फटाफट से वो देख लेते हैं। देखो जो उसके एक्साइन और इंटाइन है उनके बारे में तो देख लिया, जो एक्साइन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, और इंटाइन में जो कंपोजिशन है वो आपको याद करना है। लेकिन जो पॉलन ग्रेन है वो प्रोटीन रिच होते हैं, उनके अंदर न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा होता है, इसलिए उनको हम टैबलेट की फॉर्म में भी यूज करते हैं जिससे एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, राइट। तो एक तो ये फंक्शन हो गया कि जो पॉलन ग्रेन होते हैं उनको यूज किया जाता है एनर्जी रिच या न्यूट्रिएंट रिच जो टैबलेट से उनकी फॉर्म में, ठीक है। साथ साथ ये जो पॉलन ग्रेन है उनकी जो वायबिलिटी होती है वो वेरी कर सकती है, वायबिलिटी वेरी कर सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि उनकी जो जर्मिनेट करने की कैपेसिटी है वो सब में अलग अलग होती है। लाइक कुछ ऐसे फ्लावर्स होंगे जिनके अंदर सिर्फ एक हफ्ते तक ही पॉलन ग्रेन में वायबिलिटी रहेगी, कुछ ऐसे जो महीनों तक रह सकते हैं, वीट वगैरह का एग्जाम्पल इसमें ले सकते हैं, और सोलनेसी फैबेसी इन सभी फैमिलीज का एग्जांपल ले सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म वायबिलिटी दोनों तरीके की आपको इसमें देखने को मिल सकती है, राइट। अब अगर हम पॉलन ग्रेन को स्टोर करना चाहते हैं फॉर अ लॉन्ग टर्म या फिर कुछ लंबे समय के लिए, ताकि आगे चल के हम उनकी पॉलिनेशन करवा सकें और अपने डिजायरेबल जो प्लांट्स है उनको प्रोड्यूस करवा सकें, तो हम किसमें स्टोर करके रखेंगे, -196 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड नाइट्रोजन में, लिक्विड नाइट्रोजन में, ये आपको याद रखना है। और इसी टेक्निक को दूसरा नाम दिया गया है क्रायोप्रिजर्वेशन, क्रायोप्रिजर्वेशन, ठीक है भाई। तो जो पॉलन ग्रेन्स है वो न्यूट्रिएंट रिच है, उसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा है, उनको एनर्जी इंक्रीज करने के लिए एथलीट्स वगैरह भी लेते हैं, ये टैबलेट्स के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। इनकी जो वायबिलिटी है वो वेरी कर सकती है, कुछ ऐसी स्पीशीज है जिनके अंदर एक हफ्ते तक ही पॉलन ग्रेन वायबल रहेगा और उसके बाद उसकी जो वायबिलिटी है, जर्मिनेट करने की एबिलिटी है वो लॉस्ट हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसी भी जिसमें महीनों तक वायबल रहते हैं, ठीक है। फिर इसको स्टोर किया जाएगा तो फिर लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे स्टोर किया जाता है, राइट। ये हमने पढ़ लिया है। अब इसके अलावा कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, देखिए अगर हम इसके अलावा क्वेश्चंस की बात करें तो जो कितने नंबर ऑफ मियोसिस होते हैं जो इनको प्रोड्यूस करने में चाहिए होते हैं, जैसे भी देखा कि ओव्यूल सीड में बदल गया, ओवरी फ्रूट में बदल गई, ठीक है, चलो वो तो हमें पता चल गया। मेल गैमेटोफाइट किसे कहा गया था, पॉलन ग्रेन को कहा गया था, वैसे ही फीमेल गैमेटोफाइट भी किसी ना किसी को कहते होंगे। तो यहाँ पर जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो किसे कहेंगे, दूसरा क्वेश्चन। जो मेगास्पोरेंजियम है, मेगास्पोरेंजियम वो किसके इक्विवेलेंट है, वो ओव्यूल के इक्विवेलेंट है ना। तो फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक के इक्वल होगा, एम्ब्रियो सैक के इक्वल होगा, और मेगास्पोरेंजियम किसके इक्विवेलेंट होता है, ओव्यूल के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। साथ ही साथ एक टर्म है प्लेसेंटेशन, प्लेसेंटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी, ये वेरी कर सकती है, ठीक है। वैसे ये 11th स्टैंडर्ड के चैप्टर 5 में हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि जो ओव्यूल की अरेंजमेंट होती है ओवरी के अंदर वो किस किस तरीके की हो सकती है। वो अलग अलग टाइप की हो सकती है, जैसे कि एक्साइल हो सकती है, ठीक है, वो पेराइटल हो सकती है, मैं इसके डायग्राम के थ्रू आपको बता दूंगी। जैसे कि मार्जिन, अगर बिल्कुल ही मटर का एग्जांपल, पी का एग्जांपल ले लीजिए जो कि बाइसेक्सुअल है, मैं फिर से बता रही हूँ, इसमें बिल्कुल ही किनारे पर ही प्रेजेंट होंगे जितने भी सीड्स होते हैं, है ना। ये जो जितने भी सीड्स है ये बिल्कुल कहाँ पर प्रेजेंट है, किनारे पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो इनकी जो अरेंजमेंट है वो मार्जिनल अरेंजमेंट होती है। अगर पेराइटल के बारे में बात करेंगे तो बिल्कुल पेरीफेरी पर सारे सीड्स प्रेजेंट होंगे, बिल्कुल पेरीफेरी पर सारे सीड्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। एक होता है फ्री सेंट्रल, फ्री सेंट्रल का मतलब है कि इस तरीके से जो सीड्स है वो सेंटर में अरेंजमेंट है, या फिर जो ओव्यूल है वो सेंटर में अरेंज होते हैं। तो इसको हमने क्या बोल दिया, ये हो गया पेराइटल, है ना। इसको क्या बोला, फ्री सेंट्रल, फ्री सेंट्रल, दिस इज मार्जिनल, मार्जिनल,
और एक्साइल में आप लोगे जिसमें चैम्बर्स बने होंगे, प्रॉपर लॉक्यूल्स इस तरीके से बने हुए होते हैं, और जो सीड्स होते हैं वो चैम्बर्स के अंदर ऐसे डिवाइडेड होते हैं, है ना। अब उसके साथ एक और होती है, एक ही एक्साइल हो गया, पैराइटल, मार्जिनल, फ्री सेंट्रल एंड बेसल। तो बेसल का मतलब क्या होगा, बेस पे प्रेजेंट होंगे, तो उसमें जो लॉक्यूल्स है वो कुछ इस तरीके से ओव्यूल की अरेंजमेंट होती है, राइट। तो ये प्रेजेंटेशन है, इसका मतलब है अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि हाइलम क्या है। मैंने बताया था कि हाइलम एक जंक्शन की तरह होता है फ्यूनिकल और ओव्यूल के बीच में। वो क्या करेगा, जैसे ओव्यूल सीड में बदल जाएगा तो सीड के सरफेस पर एक स्कार की तरह प्रेजेंट होता है, जो कि सीड को फ्रूट से कनेक्ट करेगा, जो कि सीड को यानी कि ओव्यूल को ओवरी से कनेक्ट करेगा। तो जो हाइलम है, हाइलम वो क्या है, वो एक स्कार होता है ऑन द सीड्स, स्कार ऑन सीड, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये वो क्वेश्चंस है जो हम डिस्कस कर रहे हैं नीट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो आपको ये सब याद करने होंगे। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं, जैसे भी हमने पॉलिनेशन के बारे में मैंने बोला था, तो पॉलिनेशन है क्या भाई, वो एक ऐसा तरीका है जिसके रिजल्ट में फर्टिलाइजेशन होती है। जब भी पॉलन ग्रेन फ्रॉम कहां से कहां तक, एंथर टू स्टिग्मा ट्रांसफर होते हैं, उसको हम पॉलिनेशन कहते हैं। तो मैंने बताया था कि जो पॉलिनेशन है वो अलग अलग तरीके की हो सकती है, जैसे कि ऑटोगैमस या ऑटोगैमी, इसको हम सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे। जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं उसमें सेल्फ पॉलिनेशन होती है। इसके लिए कुछ कंडीशन है, एक तो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को काफी पास होना चाहिए, है ना, और जो उनके अंदर सिंक्रोनाइजेशन है उसका होना बहुत जरूरी है, ताकि जिस समय पॉलन रिलीज हो रहा है उसी समय स्टिग्मा उनको रिसीव कर सके, ताकि समय पर पॉलिनेशन हो सके, है ना। जो ये बाइसेक्सुअल फ्लावर्स है उसमें दो एग्जांपल्स आपको दे रखे हैं, कॉमेलिना, वॉयला, ये सब एग्जांपल आपको दे रखे हैं। कॉमेलिना, वॉयला, ये सारे किसके एग्जांपल है, कुछ ऐसे बाइसेक्सुअल फ्लावर्स है, प्लांट्स है जो कि दो तरीके के फ्लावर्स को प्रोड्यूस करेंगे। तो जो कॉमेलिना है या वॉयला है या पेंसी, कॉमन पेंसीज का एग्जांपल आपको दिया हुआ है। तो ये सब है क्या, ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये दो तरीके के फ्लावर्स को प्रोड्यूस करते हैं, चेस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस, चेस्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस, राइट। अब इनमें डिफरेंस क्या है, जो चेस्मोगैमस और जो क्लिस्टोगैमस है, क्लिस्टोगैमस, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, जो दो तरीके के फ्लावर्स हैं, चेस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस, इन दोनों में क्या डिफरेंस है आपको याद रखना है। जो चेस्मोगैमस है वो क्लोज रहते हैं, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है तो दोनों स्ट्रक्चर पास पास, लेकिन ये ओपन रहते हैं। चेस्मोगैमस हमेशा खुले रहेंगे यानी कि एक्सपोज रहेंगे, जबकि जो क्लिस्टोगैमस होते हैं वो क्लोज रहते हैं, वो बंद रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि क्लिस्टोगैमस के अंदर वेरिएशंस तो नहीं आ पाएगी, और जब ये दोनों एक दूसरे के नजदीक है, मेल फीमेल एक दूसरे के पास और हमेशा बंद है, तो ये अशॉर्ट सीड सेट करेंगे बिना किसी भी जो पॉलिनेटिंग एजेंट है उसकी मदद के, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं अशॉर्ट सीड सेट होता है, ये आपको याद रखना है, अशॉर्ट सीड सेट। और दूसरा, नो पॉलिनेटिंग एजेंट इज रिक्वायर्ड, नो पॉलिनेटिंग एजेंट इज रिक्वायर्ड, इसमें किसी भी पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत नहीं है। और अगर इसकी डिसएडवांटेज देखी जाए तो उसके अंदर कभी भी वेरिएशन नहीं आ रही है, क्यों, क्योंकि वो बंद है, ठीक है भाई। तो ये आपको याद रखना है, नो वेरिएशंस आकर, जबकि ये एक्सपोज है, खुले हुए हैं, तो उसमें पॉलिनेटिंग एजेंट की भी जरूरत पड़ेगी और वेरिएशंस भी आ सकती है, राइट। अब यहाँ पर तो हमने ऑटोगैमस के बारे में बात कर ली, इनके एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। अब इसके अलावा जो दूसरा टाइप होता है वो जिटनोगैमी होता है। अब जिटनोगैमी के अंदर क्या होगा, जिटनोगैमी अगर देखा जाए तो उसके अंदर ये होता है कि फ्लावर्स तो अलग अलग होते हैं, फ्लावर्स अलग अलग होते हैं, लेकिन जो प्लांट्स है वो सेम होते हैं, सेम फ्लावर्स, डिफरेंट फ्लावर्स बट सेम प्लांट, डिफरेंट फ्लावर्स बट सेम प्लांट, ये आपको याद रखना है। तो इनके केस में क्या होगा भाई, जो जिटनोगैमी हो रही है, जब फ्लावर्स अलग अलग है लेकिन प्लांट सेम है, तो उसके रिजल्ट पे क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन तो हो रही है, लेकिन जीन्स में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि जो प्लांट था वो एक ही था, तो जेनेटिकली कोई वेरिएशन नहीं आती है। लेकिन अगर फंक्शनली देखा जाए तो ये क्रॉस पॉलिनेशन होती है, ठीक है। और जो थर्ड टाइप होता है उसको हम कहते हैं जीनोगैमी या फिर एलोगैमी। तो जो जीनोगैमी है या जो एलोगैमी है, इसके अंदर वेरिएशन डेफिनेटली आएंगी, क्योंकि प्लांट्स और फ्लावर दोनों ही डिफरेंस है, डिफरेंट फ्लावर्स एंड डिफरेंट प्लांट्स, ठीक है, डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, सबसे ज्यादा वेरिएशंस आती हैं। तो आप इसमें एग्जांपल ले सकते हैं पपाया का, बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, ऑप्शंस देंगे चार, पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इनहिबिट, या फिर रोक सकता है दोनों तरीके को, ऑटोगैमी को भी और जिटनोगैमी को भी, है ना। तो पपाया है क्योंकि उसमें दोनों अलग अलग होते हैं, मेल भी और फीमेल भी, तो वो ऑटोगैमी को भी रोक सकते हैं और जिटनोगैमी को भी रोक सकते हैं, राइट। तो और कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इसमें से,
तो जैसे पॉलिनेशन के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन हो गया, पपाया का एग्जांपल मैंने आपको भी बताया कि वो ऑटोगैमी और जिनोगैमी दोनों को रोक सकता है। क्यों? क्योंकि वो यूनिसेक्सुअल प्लांट है। ठीक है, अब इसके अलावा एजेंट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। जो पॉलिनेटिंग एजेंट्स हो सकते हैं, बायोटिक एबायोटिक दोनों हो सकते हैं। बायोटिक का मतलब लिविंग है, एबायोटिक का मतलब नॉन लिविंग है। इनको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है ना। तो पॉलिनेशन बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स बायोटिक हो गया या एजेंट्स जो है, और अगर नॉन लिविंग की बात करें तो एबायोटिक। ठीक है, तो बायोटिक में यहाँ पर सारे एनिमल्स को हम कंसिडर कर सकते हैं, जिसके एग्जांपल में आप हनी बी ले सकते हो, वास्प ले सकते हो, उसके अलावा लेमूर वगैरह एग्जांपल आपके बुक में दिए हुए हैं। तो ये सब ऐसे एजेंट्स हैं, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है क्या करवाने के लिए, जो प्लांट्स हैं उनके अंदर पॉलिनेशन करवाने के लिए। तो क्योंकि ये लिविंग है तो इसलिए हमने इसको बायोटिक में डाला है। जितने भी इंसेक्ट हैं वो मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिनेशन। हनी बी का सबसे अच्छा एग्जांपल है जो कि मैंने आपको बताया। जब एबायोटिक के बारे में बात करेंगे तो हम विंड और वाटर के बारे में बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो जो पॉलिनेशन बाय डिफरेंट एजेंट्स होती है उसको हमने अलग अलग नाम दिया हुआ है। लाइक अगर वाटर के थ्रू पॉलिनेशन हो रही है तो उसको हम हाइड्रोफिली बोलते हैं, है ना। वाटर के थ्रू पॉलिनेशन हो रही है तो हाइड्रोफिली हो गया। विंड के थ्रू हो रही है तो उसको एनिमोफिली कहा जाता है, एनिमोफिली। इंसेक्ट के थ्रू हो रही है तो एंटामोफिली कहा जाता है, एंटामोफिली। तो ये सब हमने किस बेसिस पर नाम दिया, कौन से एजेंट्स है जो कि रिस्पॉन्सिबल है पॉलिनेशन करवाने के लिए। ठीक है, अगर बैट के थ्रू हो रही है तो वो चिरोप्टोफिली होता है। तो ये अलग अलग नाम हमने उसको दिए हुए हैं बेस्ड ऑन द एजेंट्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिनेशन। ठीक है, तो आपकी एनसीईआरटी से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि विंड के थ्रू पॉलिनेशन जिसमें हो रही है उसका एक एग्जांपल दो। तो आप ग्रास का एग्जांपल देंगे, फिर पूछेंगे पॉलन ग्रेन की क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती हैं जो कि विंड से पॉलिनेटेड होते हैं, या फिर क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का या फिर स्टिग्मा का जो विंड के थ्रू पॉलिनेशन करेंगे। तो हम यहाँ पर विंड पॉलिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर एग्जांपल लिख रहे हैं ग्रास, उसका एग्जांपल हो गया दिस इज वेरी कॉमन अमंग ग्रासेस। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करेंगे जो मेल यानी कि जो स्टेमन है, या फिर मैं सिंपल बोलता हूँ जो पॉलन ग्रेन्स है उनके क्या फीचर होने चाहिए अगर विंड के थ्रू पॉलिनेशन हो रही है। तो जब भी पॉलन ग्रेन के बारे में हम बात करते हैं यानी कि विंड पॉलिनेशन में पॉलन ग्रेन के फीचर्स, तो उनको लाइट और नॉन स्टिकी होना चाहिए, क्योंकि जब वो लाइट और नॉन स्टिकी होंगे तभी वो इजीली उड़ के एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर की तरफ जा सकते हैं। अगर हम फीमेल यानी कि स्टिग्मा के बारे में बात करेंगे तो उसको लार्ज एंड फेदरी होना चाहिए, है ना, लार्ज एंड फेदरी होना चाहिए ताकि वो इजीली ट्रैप कर सके एयरबॉर्न पॉलन ग्रेन्स को, ताकि वो इजीली ट्रैप कर सके एयरबॉर्न पॉलन ग्रेन्स को, राइट। फिर यहाँ पर होता है कि कॉर्न टेजल्स ऑफ कॉर्न कॉब किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्वेश्चन है। टेजल्स ऑफ कॉर्न कॉब किसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो आप बताएंगे स्टिग्मा एंड स्टाइल को, स्टिग्मा एंड स्टाइल को। ठीक है, सो दीस आर द क्वेश्चंस व्हिच आर जनरली आस्क्ड, है ना, फ्रॉम विंड पॉलिनेशन। अब अगर मैं वाटर पॉलिनेशन के बारे में बात करूं तो उसमें से कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन वो ये है कि जो वाटर लिली और वाटर यासिंथ है, वाटर लिली एंड वाटर यासिंथ, इनके अंदर जो पॉलिनेशन होती है वो किससे होती है। तो यहाँ पर आप भाई नाम सुन के वाटर है तो वाटर नहीं लिखेंगे, ये विंड या इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन करते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें वाटर नाम पढ़कर ये नहीं बोलना है कि वाटर यासिंथ और वाटर लिली किसके थ्रू कर रहे हैं, वाटर के थ्रू नहीं, ये या तो विंड के थ्रू करेंगे या फिर इंसेक्ट्स के थ्रू करेंगे, आपके एनसीईआरटी में गिवन है। दूसरा, वाटर से पॉलिनेशन जब होती है तो जो पॉलन ग्रेन्स है उनका क्या फीचर है, वो लॉन्ग एंड रिबन लाइक होते हैं, वो लॉन्ग एंड रिबन शेप होते हैं, ये आपको याद रखना है, लॉन्ग एंड रिबन शेप। ठीक है, किसकी बात हो रही है, पॉलन ग्रेन्स की बात हो रही है जब भी वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होगी। जो वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होती है उसके एग्जांपल में आपको वेलिस्नेरिया दिया हुआ है, वेलिस्नेरिया, देन ज़ूस्टेरा और या फिर सी ग्रासेस, ये आपको एग्जांपल में गिवन है, तो आपको ये एग्जांपल याद करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि जब भी विंड के थ्रू पॉलिनेशन होगी तो उनके ओव्यूल्स की क्या खासियत है, क्या फीचर होता है, फिर जो फ्लावर्स आते हैं वो कैसे होंगे। इनमें सिंगल ओव्यूल होता है, ये आपको याद रखना है, सिंगल ओव्यूल होगा जो भी विंड के थ्रू पॉलिनेशन होकर फ्लावर्स आते हैं। लेकिन जब भी इंसेक्ट के थ्रू अगर मैं पॉलिनेशन के बारे में बात कर रही हूँ, इंसेक्ट के थ्रू अगर पॉलिनेशन हो रही है तो उसमें ज्यादा ओव्यूल हो सकते हैं, मतलब मैनी ओव्यूल्स मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। साथ साथ और क्या क्या फीचर होते हैं इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स के, देखिए इसमें नेक्टर ज्यादा होता है। ठीक है, ये लार्ज होते हैं, जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स है उसमें नेक्टर होगा, लार्ज होंगे, फ्रेग्रेंस होती है यानी कि स्मेल होती है उसके अंदर। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो इनका जो अट्रैक्टिव है वो कलरफुल होंगे ताकि वो अट्रैक्ट कर सके इंसेक्ट्स को, कलरफुल भी होते हैं। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। तो ये कैसे हो गए, मैनी ओव्यूल्स है, नेक्टर है, लार्ज है, फ्रेग्रेंस है और कलरफुल है ताकि वो अट्रैक्ट कर सके इंसेक्ट्स को और आगे भी पॉलिनेशन हो सके। ठीक है,
तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हमने इसके अंदर पढ़ लिए। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जो क्वेश्चंस इस चैप्टर में से आपसे पूछे जा रहे हैं या एंजियोस्पर्म के टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो क्या हो सकते हैं। देखो, जब माइक्रो और मेगास्पोरोजेनेसिस हो रहा था तो कितनी बार मियोसिस होगी ये पूछा जाएगा। या फिर जब फर्टिलाइजेशन हो रही थी तो देखो हमें पता है कि 2 मेल गैमेट्स आते हैं और आके फर्टिलाइजेशन करेंगे। एक फ्यूज करेगा एग के साथ, सिंगेमी हो गई। दूसरा मेल गैमेट फ्यूज करेगा किसके साथ, पोलर न्यूक्लियाई के साथ, और क्या हो गया, ट्रिपल फ्यूजन हो गया। क्योंकि 2 बार फर्टिलाइजेशन है तो डबल फर्टिलाइजेशन हो गया। क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं आपसे कि कितनी बार मियोसिस होती है 200 सीड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। कितनी बार मियोसिस होगी 200 सीड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। तो यहाँ पर जब जो पूछा जा रहा है आपसे वो ये है कि मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में, भाई जब आपस में मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज करेंगे तभी तो फर्टिलाइजेशन होगी और तभी सीड बनेगा। तो यहाँ पर हम मेल और फीमेल दोनों के बारे में बताएंगे। तो मेल मतलब माइक्रोस्पोर, मेल मतलब माइक्रोस्पोर्स की बात हो रही है। तो एक बारी में कितने माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, एक बारी में 4 माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। एक बारी में 4 माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, है ना। तो ये एक सेल था, जब ये मियोसिस करेगा तो 4 माइक्रोस्पोर बनाएगा। ठीक है, हमारे पास 200 सीड बने, 200 सीड्स बने। तो इसका मतलब ये हुआ कि 50 मेगास्पोर माइक्रोस्पोर मदर सेल थे, 50 माइक्रोस्पोर मदर सेल थे, उन्होंने मियोसिस की होगी, तब जाकर हमारे पास 200 जो ये गैमेट्स है वो बने होंगे, है ना। अब यहाँ पर हम फीमेल के बारे में बात करें तो एक बारी में सिर्फ एक ही तो मेगास्पोर हमें मिलता है, क्योंकि 3 तो डी जनरेट हो जाते हैं, 4 में से 3 तो डी जनरेट हो जाते हैं। तो एक बारी में हमें सिर्फ एक ही मेगास्पोर बनेगा। क्लियर है ये बात। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये याद रखना है कि 200 बार तो यहाँ पर हो गई फीमेल के अंदर और 50 टाइम्स किसके अंदर हो गई, मेल के अंदर। तो टोटल मियोसिस आपसे पूछी गई है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 250। आपका आंसर क्या होगा, 250। फिर से सुनिए, जो फीमेल गैमेटोफाइट यहाँ पर बन रहा है, जो मेगास्पोर यहाँ पर बन रहा है, वो कैसे बना, वो तब बनेगा जब एक मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होगी और उसके मियोसिस होने पर एक ही मेगास्पोर बनता है। तो टोटल 200 मेगास्पोर होंगे तभी तो 200 सीड्स बन रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर हमने 200 लिख दिया, ठीक है। अब 200 टाइम्स मियोसिस हुई, एक बार मियोसिस होने पर एक ही मेगास्पोर हमें मिल रहा है। अब यहाँ पर एक बार जब मियोसिस हो रही है तो 4 माइक्रोस्पोर मिल रहे हैं, तो 25 बार मियोसिस हुई होगी तब जाकर 100 माइक्रोस्पोर मिले होंगे। हम यहाँ पर 100 क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखिए हर एक माइक्रोस्पोर में 2 मेल गैमेट्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और एक बार जब हमें फर्टिलाइजेशन करनी होती है तो हमें उसके लिए क्या चाहिए होता है, हमें उसके लिए ये एक पूरा पॉलन ग्रेन चाहिए ताकि वो दोनों मेल गैमेट इसके साथ फ्यूज कर सके। करेक्ट। तो हमारा जो आंसर आ गया वो कितना हो गया, 250 हो गया। चलिए तो अब देखते हो कौन कौन से क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं चैप्टर्स में से। सो बेसिकली अगर हम फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स हैं, उनके अंदर जनरली जो एक तो जो लाइफ टाइम है पूरा बर्थ से लेकर डेथ तक का जो पूरा का पूरा टाइम पीरियड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लाइफ स्पैन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन एक टर्म होती है लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल का मतलब होगा कि जो एग है उसका जो अडल्ट में बदलने का समय, एक किसी भी एग का अडल्ट में बदलने का जो समय होता है, जो साइकिल होता है, उसको लाइफ साइकिल कहा जाता है। इन दोनों में डिफरेंस आपको पता होना जरूरी है। सभी अलग अलग प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर जो लाइफ साइकिल है और जो लाइफ स्पैन है वो वेरी कर सकते हैं, राइट। अगर मैं स्पेसिफिकली लाइफ स्पैन के बारे में बात करती हूँ तो इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो प्रीवियस 3 और 4 ईयर्स में मैंने इस तरीके का कोई क्वेश्चन नहीं देखा है, लेकिन कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है। तो मैं इसके नोट्स आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी ताकि जो इंपॉर्टेंट है, नीट के रिस्पेक्ट में जो चीजें इंपॉर्टेंट है सिर्फ उन्हीं चीजों को हम पढ़े, ज्यादा हम एक्स्ट्रा कुछ ना पढ़े, राइट। तो अब इस टॉपिक के अलावा इसमें जो पूरा प्रोसेस है, जैसे कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बाइसेक्सुअल फ्लावर कौन से होते हैं, उनके एग्जांपल्स या किस तरीके से रिप्रोडक्शन हो रही है, तो मैं पूरा जो रिप्रोडक्शन का टॉपिक है प्लांट्स में, एंजियोस्पर्म में, वो डिस्कस करने जा रही हूँ। तो देखिए रिप्रोडक्शन का मतलब ये होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें अपनी ही जैसे ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस किया जाता है, right. This is a biological process in which new organisms of similar kinds are produced, ठीक है। अब ये 2 तरीके का हो सकता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। जब भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी तो उसमें आपने बहुत सारे टाइप्स पढ़े, लाइक बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, बडिंग हो गया, रीजनरेशन हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया। सबके एक एक एग्जाम्पल तो डेफिनेटली आपको याद करने ही है। उसी के साथ मैं यहाँ पर बता रही हूँ
जैसे कि जो बाइनरी फिजन के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो अमीबा का एक एग्जाम्पल हम उसके अंदर ले सकते हैं। तो जो अमीबा जिस समय रिप्रोड्यूस करता है, वो जब बाइनरी फिजन करेगा तो 2 डॉटर सेल्स को प्रोड्यूस करेगा। ये मैंने शॉर्ट में आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा है ताकि मैं डायरेक्टली क्वेश्चन पर आ सकूं। तो क्वेश्चन ये है कि जो ये उनका रिप्रोड्यूस करने का तरीका है, यही उनके सेल डिवीजन का भी तरीका है। सेल डिवीजन मतलब माइटोसिस, ठीक है। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज इक्वल टू सेल डिवीजन, वो कौन से हैं? तो आपका आंसर होगा मोनेरा एंड प्रोटिस्टा। और ऐसा क्यों है? क्योंकि ये दोनों ही सिंगल सेल्ड होते हैं। मोनेरा और प्रोटिस्टा ये दोनों ही सिंगल सेल्ड है, हालांकि प्रोकैरियोटिक है और ये यूकैरियोटिक, ठीक है। तो क्योंकि दोनों सिंगल सेल्ड है, इनमें जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वही मोड ऑफ सेल डिवीजन होता है, करेक्ट। अब यहाँ पर पूछा था जो मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स होते हैं, इनको क्या कहते हैं? इनको क्लोन्स कहा जाता है। आपको याद रखना होगा, जो मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स होते हैं, इनको क्लोन्स कहा जाता है, ठीक है। अब जो अगला क्वेश्चन इसमें सबसे पूछा जाता है वो ये होता है कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अलग अलग रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बताओ। जैसे कि एनसीईआरटी के बेसिस पे मैं बताऊं, जो पेनिसिलियम है, पेनिसिलियम एक फंगस है, वो किसकी मदद से रिप्रोड्यूस करेगी? क्या स्ट्रक्चर है? कोनिडिया उसके पास प्रेजेंट होता है ना। क्लेमाइडोमोनास, जो क्लेमाइडोमोनास है वो एक एल्गी में आता है। मैंने लेकिन आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था, किंगडम प्रोटिस्टा में डाला जाएगा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो जो क्लेमाइडोमोनास है वो किसकी मदद से रिप्रोड्यूस करेगा? ऐसे कौन से स्ट्रक्चर उसके पास प्रेजेंट होते हैं? दीज आर ज़ूस्पोर्स। कैसे रिप्रोड्यूस करता है वो? ज़ूस्पोर्स से, ठीक है। फिर अगर मैं हाइड्रा के बारे में बात करूं तो वो कैसे करेगा? उसमें बडिंग होती है। क्या होती है? उसमें बडिंग होती है। अगर मैं स्पॉन्जिस के बारे में बात करूंगी तो उनके पास क्या प्रेजेंट है? गेम्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपको याद रखने हैं, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं अलग अलग ऑर्गेनिजम्स, तो ठीक है। लेकिन अगर इन्हीं रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को प्लांट्स के केस में देखा जाए तो दीज आर कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। क्या कहते हैं उसको? वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स, ठीक है। अब अलग अलग प्लांट्स में आप अलग अलग प्रोपेग्यूल्स देखोगे। तो जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम प्लांट्स के सोमैटिक पार्ट्स का यूज करके, यानी कि गैमेट्स की बात नहीं हो रही है, सेक्स सेल्स की बात नहीं हो रही है, प्लांट्स के सोमैटिक पार्ट्स का यूज करते हैं और फिर उन्हीं से न्यू प्लांट्स की ग्रोथ करवाते हैं, है ना भाई। तो कौन कौन से वो है जो प्लांट्स के एग्जांपल हम यहाँ पे ले रहे हैं? जैसे कि रनर हो सकता है, सकर हो सकता है, रनर हो गया, सकर हो गया, राइजोम हो गया यहाँ पर, ठीक है। उसके अलावा आप यहाँ पर एक एग्जांपल में ले सकते हैं, जैसे वाटरयासन का और पिस्टिया का अगर मैं एग्जांपल लूं तो उसके पास भी एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको ऑफसेट कहते हैं, जिसको ऑफसेट कहा जाता है ना। तो रनर का एग्जांपल क्या ले सकते हैं? ग्रास ले सकते हैं। सकर का एग्जांपल हम मिंट ले सकते हैं, ठीक है। राइजोम का एग्जांपल आप बनाना और जिंजर ले सकते हैं, बनाना हो गया, जिंजर हो गया। ऑफसेट का एग्जांपल मैंने भी बताया, वाटर यासेंट हो सकता है, वाटर यासेंट हो सकता है। साथ साथ पिस्टिया भी इसी का एग्जांपल है, पिस्टिया, ठीक है। अब इसके अलावा आप यहाँ पर बल्ब ले सकते हैं, बल्ब अनियन एंड गार्लिक के अंदर प्रेजेंट होगा, अनियन एंड गार्लिक के अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है। यहाँ पर आप ये एक और प्लांट की मैं बात करें, बुलबुल उसका पार्ट है जो कि अगेव है, प्लांट का नाम है अगेव, ठीक है, इसको ले सकते हो। इसके अलावा पोटैटो के अंदर आई होती है, ट्यूबर बोलते हैं जिसको, ट्यूबर भी बोला जाता है, तो वो पोटैटो के अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ब्रायोफाइलम के लिए स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो उसमें एडवेंटिशियस नोड्स होती हैं, बर्ड्स जिसको कहा जाता है, लीफ के मार्जिन पर प्रेजेंट होती हैं, तो एडवेंटिशियस बर्ड्स होती हैं, एडवेंटिशियस बर्ड्स किसके अंदर प्रेजेंट होंगी? ब्रायोफाइलम के अंदर, ब्रायोफाइलम। अब ब्रायोफाइलम से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्वेश्चन ये होता है कि जो इसमें वेजिटेटिव कट है, जो कटिंग होती है वेजिटेटिव, उससे ही प्रोड्यूस होता है प्लांट से, नहीं तो आपको बताना है वेजिटेटिव कटिंग से ही प्रोड्यूस होगा, है ना। तो यहाँ पर इसके अलावा जो एडवेंटिशियस बर्ड्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं ब्रायोफाइलम की लीफ के मार्जिन पर। जैसे ही वो मॉइस्ट सॉइल के कॉन्टेक्ट में आती है वहां से ही वो प्रोपेगेट करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये सर्टेन क्वेश्चंस है जो कि अभी मैं डिस्कस किए, इनके एग्जांपल्स आपसे पूछे जाते हैं, अदरवाइज मैच करने के लिए आपको दे दिया जाएगा कि करेक्ट मैच कौन सा होगा इसका, वो आपको बताना होगा, ठीक है। इसमें भी सेम ऐसे होता है, करेक्ट मैच के लिए आ जाता है, इसके अंदर भी सेम ऐसे ही होता है, करेक्ट मैच के लिए आ जाता है ना। अब अगर हम बात करें फर्टिलाइजेशन की, तो भाई उससे पहले आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि फर्टिलाइजेशन सेल्फ है, वाटर के अंदर है, बाहर है, कहाँ पर हो रही है ना। तो देखो जब भी फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे तो एक चीज आपको याद रखना है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसका जो की इवेंट है, मेन जो इवेंट है वो फर्टिलाइजेशन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मेन इवेंट है वो क्या है? वो फर्टिलाइजेशन होगा। तो फर्टिलाइजेशन से पहले भी कुछ इवेंट होते होंगे जिसको हम प्री फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और उसके बाद भी कुछ इवेंट होते होंगे जिसको हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन कहते हैं, है ना। तो अगर मैं फेजेस ऑफ ग्रोथ बताऊं, जो मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ टाइम में जो ग्रोथ आते हैं, जो फेजेस आते हैं,
वो 3 फेजेस है जो कि आप पढ़ोगे। एक होता है वेजिटेटिव फेज, वेजिटेटिव जिसको हम एनिमल्स के केस में जुवेनाइल फेज कह देते हैं, वेजिटेटिव या जुवेनाइल। फिर उसके बाद आता है रिप्रोडक्टिव फेज एंड देन आता है सेंसेंट फेज। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि जो वेजिटेटिव या जुवेनाइल फेज है, इट इज द फेज ऑफ ग्रोथ या मैच्योरेशन। स्टार्टिंग होती है, रिप्रोड्यूस करने से पहले किसी भी इंडिविजुअल को ग्रोथ करना या फिर मैच्योर होना जरूरी है, राइट। जब वो ग्रोथ कर लेगा, मैच्योर हो जाएगा, उसके बाद ही वो रिप्रोडक्शन करेगा, चाहे वो सेक्सुअल हो या एसेक्सुअल। बट जनरली मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की यहाँ पर बात कर रही हूँ, आपको ये याद रखना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो रही है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्वेश्चन आपसे ये पूछ जाता है वो कौन सा प्रोसेस है जो कि हर एक ऑर्गेनिज्म को जो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, रिप्रोड्यूस करने से पहले हर एक फेज में, मतलब हर एक ऑर्गेनिज्म को सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने से पहले कौन से फेज से गुजरना पड़ता है। तो वो कौन सा होगा, वेजिटेटिव या फिर जुवेनाइल फेज। देन वो रिप्रोड्यूस करेगा एंड आफ्टर सर्टेन टाइम जब उसकी रिप्रोड्यूस करने की क्षमता खत्म हो जाएगी या लॉस हो जाएगी, तो उस समय वो कौन से स्टेज में एंटर लेता है, ओल्ड फेज में, जिसको सेंसेंट फेज कहा जाता है। ठीक है, इसी बेसिस पर जो क्वेश्चंस हैं वो ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा ऐसा प्लांट है, फ्लावर है जो अनयूजुअल फ्लावरिंग फिनोमेना दिखा रहा है। आप बताइए इसमें से कौन सा पेरिनियल, बाइनियल या फिर जो सिंपल एनुअल, एक साल में एक बार ही फ्लावरिंग करेगा, वो आपसे पूछ लिया जाता है। तो फ्लावरिंग 3 तरीके से हो सकती है प्लांट में, एनुअल हो गया, बाइनियल हो गया या फिर पेरिनियल हो गया। तो इसमें आपको ये बताना है, एनुअल मतलब साल में एक ही बार फ्लावरिंग करेगा, बाइनियल का मतलब होता है उनके साल में 2 सीजन्स लगते हैं उसको प्रॉपर तरीके से ग्रो करने में और फ्लावरिंग करने में। ठीक है, और पेरिनियल होता है जो एवरग्रीन होता है, यानी कि साल भर जो फ्लावरिंग करता रहता है उसको हम पेरिनियल कहते हैं। ठीक है, लेकिन इनकी जो एक्सेप्शन अगर आपसे पूछी जाएगी वो आप ये बताएंगे, जैसे कि आप बैम्बू का ले सकते हैं, 50 to 100 ईयर्स में एक ही बार वो रिप्रोड्यूस करता है, फ्लावरिंग करता है एंड देन वो मर जाता है। तो इसके एक्सेप्शन में एक तो बैम्बू हो गया, बैम्बू कब से कब करेगा, 50 से 100 साल में एक बार फ्लावरिंग करेगा एंड देन इट विल डाई। और दूसरा एग्जाम्पल स्ट्रॉबिलैंथस कुंतियाना यानी कि नीला कुरेंजी का है, नीला कुरेंजी। तो ये आपको याद रखना है, ये 12 साल में एक बार फ्लावरिंग करता है, ब्लू कलर के फ्लावर्स आते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा गया था कहाँ कहाँ पर मिलते हैं, तो आपको बताना है कर्नाटका में, केरला में, है ना। तो ऐसी जगह पर मिलेगा, ब्लू स्ट्रेचेस फॉर्म हो जाती हैं क्योंकि इसका नाम ही क्या है, नीला कुरेंजी, ब्लू कलर के फ्लावर्स ये प्रोड्यूस करेगा। ये क्लियर है। फिर अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा कि 4 ऑप्शंस दिए हैं और विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो ईस्ट्रस साइकिल। उसमें 4 एग्जांपल्स आपको दे दिए, मान लीजिए डॉग, कैट और उसके अलावा आपको एग्जांपल में मंकी दे दिया और फिर उसके अलावा कोई बफेलो वगैरह। तो पूछेंगे इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि ईस्ट्रस साइकिल को शो नहीं करेगा। तो आप उसमें मंकी का एग्जाम्पल लेंगे, या ह्यूमन होता तो वो एग्जाम्पल लेते। क्यों? क्योंकि जो प्राइमेट्स होते हैं उनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ना कि ईस्ट्रस साइकिल। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अदर देन दिस, ये जो फेजेस है, अगर इन फेजेस में से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो क्या हो सकता है ना। देखो, जब भी गैमेट की फॉर्मेशन के बारे में, उसके ट्रांसफर के बारे में बात करते हैं तो फिर वो दोनों प्रोसेस फर्टिलाइजेशन से पहले ही तो होंगे। तो पूछेंगे इनमें से कौन सा स्टेप प्री फर्टिलाइजेशन में आता है। एक तो हो गया गैमेटोजेनेसिस, यानी कि प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, चाहे वो मेल हो या फीमेल। और दूसरा होता है गैमेट ट्रांसफर, गैमेट ट्रांसफर। अब गैमेटोजेनेसिस में से कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे, एक तो होमोथैलिक और हेटेरोथैलिक। होमो मतलब सेम प्लांट पर, हेटेरो मतलब डिफरेंट प्लांट पर, उसी को बाइसेक्सुअल कहा जाता है जो कि सेम प्लांट पर होगा। और जब अलग अलग फ्लावर्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, तो वो यूनिसेक्सुअल होता है, राइट। अब यहाँ पर जो गैमेटोजेनेसिस है, आइसोगैमस और एनाइसोगैमस होता है। आइसो मतलब सेम, क्लेमाइडोमोनास का एग्जांपल है। एनाइसो मतलब डिफरेंट, इसमें आप ह्यूमन के जो स्पर्म है और एग है उसका एग्जांपल भी ले सकते हैं, करेक्ट। फिर यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल के एग्जांपल सारे आपको याद करने हैं। यूनिसेक्सुअल का एग्जांपल पपाया ले सकते हैं, बाइसेक्सुअल में आप मस्टर्ड का एग्जांपल जरूर याद करें, पी का एग्जांपल जरूर याद करें, है ना। कोकोनट और कोकोनट डेट पाम जो अलग अलग कैटेगरीज में डाले गए वो भी याद करना है, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। फिर इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एनिमल्स के केस में जैसे कि अर्थवर्म हो गया वो बाइसेक्सुअल है, लेकिन जो कॉकरोच है वो यूनिसेक्सुअल है, तो ये भी आपको याद करना होगा, राइट। फिर जो ये गैमेटोजेनेसिस है, एक तरीके के बन रहे हैं आइसो, अलग अलग तरीके के, तो एनाइसो, ये कैटेगरी वाइज आपको याद करना होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, डिप्लॉयड का मतलब है टूअल, तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में जब भी गैमेट की फॉर्मेशन हो रही है तो क्वेश्चन ये है वो कौन से डिवीजन करेगा, मियोसिस या माइटोसिस। तो भाई ये डिप्लॉयड था, तो जब गैमेट्स बनेंगे तो कौन सी डिवीजन होगी, मियोसिस होगी, यानी कि क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगी। ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हैप्लॉयड अगर ऑर्गेनिज्म है तो उसमें जब गैमेट की फॉर्मेशन होती है तो कौन सी डिवीजन होती है, तब आप बताएंगे उसमें माइटोसिस होती है, यानी कि इक्वेशनल डिवीजन। माइटोसिस का मतलब क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन, करेक्ट। ये हमें यहाँ तक पता चल चुका है। गैमेट ट्रांसफर से क्या क्वेश्चन पूछेंगे अब, भाई ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट।
ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट, इनके अंदर जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है फर्टिलाइजेशन के लिए किस मीडियम की जरूरत होती है, तो आपको बताना है वाटर की जरूरत होती है। ये मैं ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुकी हूँ प्रीवियस वीडियोस में। ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में मेल जो गैमेट्स होते हैं उनकी मूवमेंट करने के लिए किसकी जरूरत होती है, वाटर एज अ मीडियम चाहिए होता है। करेक्ट। अब गैमेट ट्रांसफर हो चुका है तो अब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। तो जब मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज करते हैं तो उसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और फर्टिलाइजेशन के साथ एक और टर्म होती है जिसको सिनगैमी कहा जाता है। क्या टर्म होती है, सिनगैमी। तो दीज आर इंटरचेंजेबल टर्म्स। कई बार फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी को एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल कर लिया जाता है ना। तो ये तो हो गया फर्टिलाइजेशन। और ऐसी प्लांट पे हम उसको पॉलिनेशन भी कह देते हैं। जब फर्टिलाइजेशन करवानी होती है तो जो मेल है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, वहां से पॉलन ग्रेन फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर तक चले जाते हैं, राइट, ताकि उसके अंदर फर्टिलाइजेशन हो सके। क्लियर है। लेकिन एक टर्म आपको यहाँ पर जानना बहुत जरूरी है, पार्थिनोजेनेसिस। देखो पार्थिनोजेनेसिस का मतलब क्या है, जब भी फीमेल गैमेट अंडरगो डेवलपमेंट, द फीमेल गैमेट अंडरगोस डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन, जब भी फीमेल गैमेट में बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलपमेंट होगी और वो एक न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करेंगे तो उसको कहा जाता है पार्थिनोजेनेसिस। इसमें बिना फर्टिलाइजेशन के न्यू ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन हो रही है, राइट। लेकिन ये तो चलो एनिमल्स के लिए हो गया। मैं इसके एग्जांपल भी आपको बता देती हूँ। हनी बी एक इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। उसके अलावा यहाँ पर टर्की का एग्जांपल आप ले सकते हो, है ना। इसमें टर्की के अलावा कुछ लिजार्ड्स होती हैं, वो इसके अंदर आ सकती है। साथ साथ अगर दूसरा टर्म यहाँ पर हम पढ़ते हैं वो पार्थिनोकार्पी है। बेसिकली पार्थिनोकार्पी प्लांट्स के लिए यूज किया जाने वाला टर्म है, प्लांट्स के लिए यूज किया जाने वाला टर्म है। लेकिन प्लांट्स में क्या, जब बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट्स की फॉर्मेशन होती है, फ्रूट्स की फॉर्मेशन हो रही है बिना फर्टिलाइजेशन की, तो पार्थिनो कहा जाता है, पार्थिनोकार्पी, है ना। फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन उसको कहा जाता है पार्थिनोकार्पी। 2019 का जो क्वेश्चन पेपर मैंने डिस्कस किया था आपके साथ, सेम क्वेश्चन उसमें पूछा गया था कि किसी भी प्लांट में बिना फर्टिलाइजेशन के न्यू ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट हो गई है तो उसको आप कौन सी कैटेगरी में डालोगे। वहां पर फ्रूट नहीं लिखा था इसलिए आप पार्थिनोकार्पी नहीं बोलोगे। सो दिस वाज पार्थिनोजेनेसिस, है ना। बच्चे प्लांट और एनिमल समझ के कंफ्यूज हो जाते हैं। वो ठीक है कि प्लांट्स के लिए हम पार्थिनोकार्पी यूज करते हैं, लेकिन ऑर्गेनिज्म वर्ड अगर वहां पर आ गया है तो चाहे वो प्लांट के अंदर क्यों ना हो, आपको उसका आंसर पार्थिनोजेनेसिस ही लिखना है। करेक्ट। अब इसी के साथ साथ फ्रूट की अगर हम बात करें तो देखिए दो तरीके के फ्रूट्स होते हैं, ट्रू फ्रूट्स एंड फॉल्स फ्रूट। जो ट्रू फ्रूट्स होंगे बेसिकली जो डायरेक्टली ओवरी से डेवलप होते हैं वो ट्रू फ्रूट्स होते हैं। किससे डेवलप हो रहे हैं, ओवरी से। लेकिन अदर देन ओवरी से, ओवरी के अलावा अगर किसी भी पार्ट से कोई भी फ्रूट डेवलप होता है तो उसको हम फॉल्स फ्रूट कहते हैं, ठीक है। अगर इनके एग्जांपल्स की हम बात करेंगे तो उसमें आप फॉल्स फ्रूट के एग्जांपल आपसे पूछे थे, एप्पल, कैश्यू वगैरह एग्जांपल आपको गिवन है तो वो आपको याद रखने हैं। फॉल्स फ्रूट इनमें से कौन सा होगा, है ना। पार्थिनोकार्पी फ्रूट का एग्जांपल क्या हो सकता है, इसका एग्जांपल आप बनाना ले सकते हैं, ठीक है। इसमें सीड की फॉर्मेशन नहीं हो रही है, आपको याद रखना, तो उसका मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के यहाँ पर फ्रूट बन गया। करेक्ट। तो दीज आर द क्वेश्चंस फ्रॉम फर्टिलाइजेशन और प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है भाई। अब देख लिया हमने कि भैया बिना फर्टिलाइजेशन की भी बहुत सारी चीजें हो रही है, ट्रू और फॉल्स फ्रूट बन रहे हैं, है ना। अब इसके अलावा जो क्वेश्चंस होंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो फर्टिलाइजेशन हो रही थी वो अंदर भी हो सकती है बॉडी के और बाहर भी। तो इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के आपको एग्जांपल्स याद करने हैं। कौन से वो ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रही है। एक्सटर्नल में बोनी फिशेस आप याद कर सकते हो, अगर फ्रॉग का एग्जांपल आ गया तो आप याद कर सकते हो क्योंकि उसमें मेल और फीमेल गैमेट्स को वाटर के अंदर रिलीज किया जाता है, ठीक है। और अगर प्लांट्स के स्तर पे बोलूं तो एल्गी में भी फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नली हो सकती है, तो आप वो याद रखें, राइट। अब ये तो चलो हमने फर्टिलाइजेशन के बारे में बात की। अब फर्टिलाइजेशन के बाद भी कुछ इवेंट्स आते हैं जिसको हम कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अब क्वेश्चन क्या होगा भाई, जब फर्टिलाइजेशन होती है तो बनता क्या है, फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में जायगोट बनता है। अब वो जो जायगोट है उसकी डेवलपमेंट होगी, है ना। तो क्वेश्चन क्या है, ये जायगोट क्या होता है, ये वाइटल लिंक होता है, वाइटल लिंक बिटवीन डिफरेंट जनरेशन। अलग अलग जनरेशन के बीच में जायगोट एक वाइटल लिंक की तरह काम करेगा, क्योंकि वो जायगोट ही तो है जो आगे चलकर डिफरेंशिएट करेगा और न्यू ऑर्गेनिज्म में बदल जाएगा। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहेगा, जो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है उनके जायगोट में कौन सी डिवीजन होती है। भाई जायगोट तब भाई 2 ही तो है क्योंकि फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में बना है, लेकिन वो ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड है तो इसके अंदर मियोसिस हो जाएगी। कौन सी डिवीजन होगी, मियोसिस। और जितने भी हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो जायगोट के सराउंडिंग में एक
डेसिकेशन से बचाने के लिए थिक रेजिस्टेंट लेयर की फॉर्मेशन कर लेते हैं, जो कि उनको रप्चर होने से या अनफेवरेबल कंडीशन से बचाती है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। जैसे अमीबा में सिस्ट की फॉर्मेशन हो जाती है जिसको एंसिस्टेशन कहा जाता है, बिल्कुल वैसे ही जितने भी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है वो अपने जायगोट के चारों तरफ एक थिक डेसिकेशन से अपने आप को बचाने के लिए लेयर को बना लेते हैं, है ना। लेकिन जो भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होंगे, पहले से वो डिप्लॉयड है, जायगोट भी उनका डिप्लॉयड यानी कि 2n है, तो इसके अंदर इक्वेशनल डिवीजन होगी यानी कि माइटोसिस होगी। इसके अंदर इक्वेशनल डिवीजन होगी यानी कि माइटोसिस होगी, ये आपको याद रखना है। अब ये जो जायगोट है इसके अंदर डेवलपमेंटल प्रोसेसेस चलेंगे, प्रॉपर तरीके से वो एम्ब्रियो के अंदर डेवलप करेगा और इसको कहा जाता है एम्ब्रियोजेनेसिस। पूछते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है, तो द डेवलपमेंट ऑफ जायगोट इनटू द एम्ब्रियो इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। अगला क्वेश्चन इसमें से बनता है कौन कौन से स्टेप्स होते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस में, तो आपको बताना है सेल डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन। सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन जरूर याद रखना है आपको, सेल डिफरेंशिएशन ये क्वेश्चन है जो कि नीट में आपसे कई बार पूछा गया है, राइट। चलो तो फिर कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स है जिनके अंदर एग की फॉर्मेशन हो रही है, या फिर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है जो डायरेक्टली यंग वंस को प्रोड्यूस कर रहा है, तो दो तरीके के हो गए। इनको कहते हैं ओविपैरस एंड विविपैरस। ओविपैरस का मतलब है वो ऑर्गेनिज्म जो कि जो एग्स है उनको प्रोड्यूस करे, चाहे वो फर्टिलाइज्ड हो या फिर अनफर्टिलाइज्ड, ठीक है। लेकिन वो ऑर्गेनिजम्स जो डायरेक्टली यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको विविपैरस कहा जाता है, ठीक है। ओविपैरस ऑर्गेनिज्म वो है जो कि एग्स को चाहे वो फर्टिलाइज्ड हो या अनफर्टिलाइज्ड उसको ले करेंगे, और विविपैरस ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो कि यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं। किसको प्रोड्यूस करते हैं, यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, राइट। तो जो ओविपेरस ऑर्गेनिज्म है इनके चारों तरफ जो एग है उसके जो शेल होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ होता है, उसका जो कंपोजिशन है वो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये आपको याद रखना है। साथ ही साथ जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो उसके बाद अगर प्लांट्स के बारे में हम बात करें तो मैंने बताया था ओव्यूल सीड में बदलेगा, ओवरी फ्रूट में बदलेगी, और ओवरी के चारों तरफ जो वॉल है उसको हम क्या कहते हैं, पेरिकार्प कहते हैं, करेक्ट। अब उसी समय जब फीमेल फ्लावर के अंदर हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए ये ओव्यूल एम्ब्रियोसैक का स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो एम्ब्रियोसैक के चारों तरफ कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स थे जिनको हमने न्यूसेलस बोला था। इन सेल्स को हमने क्या बोला था, न्यूसेलस बोला था। इसकी प्लॉइडी पूछ ली जाती है तो ये 2n यानी कि डिप्लॉइड होते हैं, इनकी प्लॉइडी क्या होगी, 2n यानी कि डिप्लॉइड, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि ये जो न्यूसेलस है इनका फंक्शन क्या है, ये भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवा रहे हैं, इनका फंक्शन भी क्या होता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना होता है। यहाँ पे हम मेंशन करें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाते हैं ये, ठीक है भाई। अब इसके साथ साथ होगा क्या, कई बार ऐसा होता है ये जो न्यूक्लियस है ये रिमेन यानी कि रेमिनेंट्स बच जाता है न्यूक्लियस, ये फर्दर किसी चीज में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता, तो जो रेमिनेंट ऑफ द न्यूक्लियस होता है उसको पेरिस्पर्म कहा जाता है, इसको पेरिस्पर्म कहा जाता है। इसका एग्जांपल ब्लैक पेपर है और बीट है, तो कई बार आपसे इसका एग्जांपल पूछ लिया जाता है, ब्लैक पेपर और बीट किसका एग्जांपल है, पेरिस्पर्म। व्हाट इज पेरिस्पर्म, इट इज द रेमिनेंट ऑफ द न्यूक्लियस। जब भी न्यूक्लियस बच जाता है तो उसके रेमिनेंट को, बचे हुए को क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्म कहा जाता है, ठीक है। बच्चे पेरिस्पर्म और एंडोस्पर्म में भी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। एंडोस्पर्म क्या था, जब फर्टिलाइजेशन हो रही थी, डबल फर्टिलाइजेशन, तो उसके रिजल्ट में PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना था जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवा रहा था डेवलपिंग एम्ब्रियो को, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवा रहा था डेवलपिंग एम्ब्रियो, राइट। तो यहाँ पर अगर एंडोस्पर्म की रिस्पेक्ट में भी मैं बात करूं तो वो भी दो तरीके का हो सकता है। कुछ ऐसे सीड्स होते हैं, जो सीड्स है वो दो तरीके के क्यों है, क्योंकि कुछ ऐसे सीड्स है जिनके अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, जिसके पास एंडोस्पर्म प्रेजेंट है वो एल्ब्यूमिनस होगा, और जिसका एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन एल्ब्यूमिनस या फिर एक्स एल्ब्यूमिनस, ठीक है। तो कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं, जिसका सारा एंडोस्पर्म कंज्यूम हो गया, पी का एग्जाम्पल ले सकते हो, ग्राम का एग्जाम्पल ले सकते हो, लेकिन जिसके अंदर एंडोस्पर्म अभी भी बचा हुआ है वो कोकोनट हो सकता है। क्या हो सकता है, कोकोनट। वाटर होता है ना कोकोनट के अंदर, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एंडोस्पर्म को रिप्रेजेंट करता है, राइट। सो ये जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं ये बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है नीट के लिए, तो आई होप आपको चैप्टर भी समझ में आ रहे हैं, टॉपिक समझ में आ रहा है, और जो क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं वो भी आप घर पे बैठ कर अच्छे से रिवाइज करें। एनसीईआरटी को आप थॉरोली पढ़े, लाइन टू लाइन पढ़े, और अगर मैंने कोई टॉपिक या क्वेश्चन स्किप कर भी दिया है तो मैं ट्राई करूंगी कि मैं जो नोट्स आपको प्रोवाइड करूँ या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करूं तो मैं उसमें वो कवर कर लूँ, ठीक है। वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि मैं आपको एज ए होमवर्क पढ़ने के लिए दे रही हूँ। एक तो आपको टाइप्स ऑफ ओव्यूल पढ़ने, जैसे मैंने बताया था एनाट्रोपस ओव्यूल, एनाट्रोपस ओव्यूल, वैसे ही एम्फीट्रोपस ओव्यूल होता है ना। तो ये जो अलग अलग ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल होता है, तो ये क्या है कि ओव्यूल के टाइप है।
जिसमें से ऑर्थोट्रोपस सबसे प्रिमिटिव है, सबसे पहले मिलने वाला है। जो एम्फीट्रोपस है इसमें हॉर्स शू लाइक ओव्यूल की फॉर्मेशन हो जाती है। जो एनाट्रोपस है इसका मतलब इन्वर्टेड होता है। जो डायग्राम अभी मैंने बनाया था वो एनाट्रोपस ओव्यूल का था, उसका मतलब है इन्वर्टेड ओव्यूल। ठीक है, तो वो इन्वर्टेड है, उसमें आपको याद रखना है एनाट्रोपस का मतलब भी इन्वर्टेड होता है, राइट। फिर इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो इसमें और क्या क्या चीजें आपको याद करनी है, मैंने बताया था पॉलिनेशन के टाइप्स है वो आप डिटेल में पढ़ेंगे। कौन सा, एनिमोफिली, इंटामोफिली, ठीक है, चिरोप्टोफिली या हाइड्रोफिली, राइट। तो ये वो चीजें जो कि आपको होमवर्क में मैंने दी है और आपको अच्छे से रिवाइज करनी है डेली, ठीक है। सो आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।